ओके जी, और न्यू डाटा स्ट्रक्चर इज क्यूज। आज इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा सा आइडिया देखते हैं कि कैसे होती है। लेकिन क्यू एक ऐसी चीज़ है जो कि आप रियल लाइफ में भी करते हैं, तो इसकी एग्जांपल मुझे बताने की बजाय आपको बतानी चाहिए। कोई कॉमन सी एप्लीकेशन बताएं जी। कैफेटेरिया में आजकल जो लाइन, ठीक है जिसके साथ हमने बॉडी बिल्डर खड़ा किया होता है, वरना लाइन वो बाहर भी नहीं, ठीक है। तो क्यू का पहला इन्होंने बिल्कुल ठीक बता दिया कि कोई ऐसी सर्विस जिसको सब ने एक्वायर करना है, ठीक है, लेकिन उसका तरीका ये हो सकता है कि एक वक्त में एक को मिले। तो आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे ठीक है जी, जो बाद में वेट करते हैं, पहले आगे वाला बंदा सर्व होगा, हो जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, दूसरा सर्व होगा तो फिर तीसरा जी। तो मेन इसका पॉइंट क्या है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं, एक रिक्वेस्ट नहीं है, एक ही वक्त पे मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं, उन रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम एक स्ट्रक्चर बना लेंगे सारे एलिमेंट्स का और कहेंगे जो पहले आया था वो पहले एलिमेंट, वो पहला एलिमेंट है, जो उसके बाद आया वो दूसरा एलिमेंट है, जो उसके बाद आया वो तीसरा एलिमेंट है, और जो पहले आया था वो पहले सर्व होगा, जो उसके बाद आया था वो उसके बाद सर्व होगा, जो उसके बाद आया उससे आगे सर्व होगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको दूसरे वे में लास्ट इन लास्ट आउट भी कहते हैं। हम किसी एक को चूज कर लेंगे, ये पहले हम, ठीक है। ऑफ कोर्स एलिमेंट्स की प्रायोरिटी सिर्फ टाइम की बेस पे नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एट अ टाइम ही आती हैं, तो फिर प्रायोरिटी के और पैरामीटर्स देखे जा सकते हैं कि कौन सी चीज दूसरे से पहले होनी चाहिए, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर रैंडमली जिसको मर्जी उठा लें, ठीक है। तो फिर ये हो सकता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो आइटम्स आर इंसर्टेड एट वन एंड, अभी हम इसको अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे पाइप किसी शक्ल बन रही है, ठीक है जी। तो पाइप में दोनों एंड्स ओपन है, एक एंड सिर्फ एंट्री के लिए और एक एंड सिर्फ एग्जिट के लिए, ठीक है। तो जैसे आप लोगों की यहाँ पे गेट के सामने ड्रॉप लेन है, ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, अगर आप उसको ठीक से यूज करें। एक एंड से गाड़ियां एंटर होंगी, वापस नहीं जा सकती, दूसरे एंड से जाएंगी, ठीक है जी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बीच में से गाड़ी उठा के रोड के ऊपर आती कि जी आप पहले जाए, ठीक है। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल उठा के लोग रोड के दूसरे पर आके मोड़ लेते हैं लेकिन वो वाला काम यहाँ पे नहीं, ठीक है। ये एक्सेप्शंस हैं जो कि, अच्छा मैं जानबूझ की एग्जांपल देनी, एक्सेप्शंस आती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आएंगी इस तरह की चीजें कि हाँ जी ये तो ज्यादा जरूरी होगी, पाकिस्तानी वाले नहीं, ये नेचुरल है, हम तो भाई नहीं मानते दुनिया के सिस्टम को, हाँ। तो कुछ जगहों में जरूरत पड़ भी जाती है। तो क्यू इज नॉट दी फाइनल वर्ड का, बस क्यू बना दी तो दुनिया खत्म होगी, लेकिन ऐसे सिनेरियो हमें ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स को भी सोचना होता है जहाँ पे वाकई गाड़ी उठा के बाहर निकाल के रोड पे रखनी होती है पहले, ठीक है। तो क्यू इज वन स्ट्रक्चर जिसमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं, तो दैट वुड बी अ वेरिएशन, कोई और डाटा स्ट्रक्चर, लेकिन क्यू जो है वो सिर्फ ये करेगी, एक एंड से एलिमेंट ऐड हो गए तो वो आखिरी एंड से दोबारा निकलेगा, जब तक उसकी बारी नहीं आएगी वो बाहर नहीं आ सकता। तो एलिमेंट एक्सेस कहाँ पे करना है हमेशा, एक्सेस करने का मतलब क्या होता है, रीड करना। तो अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है क्यू का, तो कौन सा एलिमेंट रीड होगा, फ्रंट वाला, फ्रंट वाला रीड होगा, और इंसर्ट हमेशा कहाँ पे होगा, लास्ट, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं हो सकता, आप ये नहीं कह सकते कि मैं चेक करूँ जी दूसरा एलिमेंट कौन सा है या तीसरा एलिमेंट कौन सा, इस क्यू के अंदर ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। तो उसका अगर एडीटी का जिक्र किया तो इसमें सिर्फ इंसर्ट का ऑपरेशन एट द लास्ट, यानी कि आखिरी एलिमेंट इंसर्ट होगा हमेशा, और रिमूव का ऑपरेशन जो है या रीड का ऑपरेशन है वो हमेशा हेड पे होगा, ठीक है जी। तो ये उसका स्ट्रक्चर है कि कोई सर्विस है और उसको लोग रिसीव करने आ रहे हैं, तो जो फ्रंट पे है, जो सबसे पहले आया सबसे पहले वो सर्व होगा, फिर सुवन आगे चलते जाएंगे। तो कोई नया एलिमेंट आएगा तो कहाँ आएगा, ठीक है, बहुत तमीज से आखिर में आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना। अच्छा जी, और अगर किसी को सर्व करना है तो हमेशा फ्रंट से सर्व करिए, ठीक है जी। तो पहला एलिमेंट आ जाए वो सर्व। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बल बाकी सारी की सारी, अब ये क्या ये एरे में इम्प्लीमेंट हो सकता है, और क्या ये लिंक लिस्ट में हो सकता है, ठीक है। तो ये उन्हीं दोनों की वेरिएशन है, लिंक लिस्ट से क्यों आसान है, पांच एलिमेंट्स है टोटल, लिंक लिस्ट क्यों बनाए, ठीक है। तो ज़हन में रखते हैं कि लिंक लिस्ट इज नॉट ऑलवेज द आंसर, ठीक है। एरे के अंदर एक काम बड़ी आसानी से हो सकता है, लूडो स्टार में 4 ही एलिमेंट्स है ना,
ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपने कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह पे रखनी है, बंजी जब भी करनी है तो उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ, झूला बनाना तो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए तो उसको, हाँ समझे बात। अब सबको आइडिया हो गया कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, वो आपको सिनेरियो बताता है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मैं रैंडमली कहीं पे, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली नहीं चाहिए। कोई अगर ऐसा सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ आइटम की क्यू बनी हुई है, हाँ जैसे पुलिस ने नाका लगा रही हो, तो क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो नहीं यूज करते, ऐसे ही होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और वो 15 मिनट ऐसे घूमने घूमने के बाद केजी के सॉरी सर्वर डिड नॉट रिस्पॉन्ड, तो आप दोबारा खोलेंगे ना, यार इससे बेहतर मैं इसका कोई अल्टरनेट ढूंढूं। गूगल पे सर्च किया, गूगल ने सर्च करते करते 15 मिनट बाद आके आंसर दिया कि जनाब आपकी रिक्वायर्ड वेबसाइट की नहीं, पॉसिबली दीस आर दीस आइटम जिनको आप देख सकते हैं, तो वो यूजेबल नहीं। तो इतनी बड़ी अगर वेटिंग लिस्ट बन रही है तो शायद सिस्टम बहुत स्लो है, आपने बहुत ही गलत काम किया। फ्लेक्सिबिलिटी शायद यहाँ पे बहुत कम रिक्वायर्ड है जी। हाँ देखते हैं कैसे होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है, तो बैंक में जाए तो क्या होता है, टोकन्स होते हैं ना, तो जो टोकन सर बचते उसके साथ क्या करते हैं, आगे फैल देते हैं, अगले की बारी आ जाती है, ऐसे ही होता है। एरे बन सकती थी, बन तो सकती, मुझे उसकी एग्जैक्ट कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं आती कि आप उसको जीरो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोडिंग के ऊपर आ जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कोडिंग है, आज हम मेरा ख्याल उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। तो एक्चुअली एग्जांपल्स हैं बिलिंग काउंटर की, प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग की बहुत कॉमन एग्जांपल है। आप प्रिंटर के ऊपर सारे लोग कनेक्टेड हैं, और जब प्रिंट की रिक्वेस्ट आती है तो वहां पे पॉसिबली कोई बंदा कह सकता है कि यार इस बंदे ने तो 1000 पेज प्रिंट करना है, पूरी बुक ही लगा दी प्रिंटिंग पे, मैं इससे पहले प्रिंट कर लेता हूं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? प्रिंटर करना भी चाहिए तो नहीं हो सकता, अगर सॉफ्टवेयर में कर भी दे तो क्या होगा, बीच में एक एग्जाम प्रिंट हो रहा होगा, साथ की बुक प्रिंट हो जाएगी, हाँ तो एग्जाम ढूंढने वाले ढूंढते रहेगा बीच में मेरा पेज कहाँ पे, ऐसे ही होता है, किसी और को मिल जाए तो फायदे, ठीक है। तो पॉइंट इज के कुछ जगहों पे एक्चुअली बीच में इंटरवीन कर देना इज डेंजरस, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, ठीक है, समझ नहीं बात। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल अपनी बहुत ही कोई क्रिटिकल रूटीन रन कर रहे हैं, आप कह सकते हैं वैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम बूट हो रहे हैं, हाँ सिस्टम बूट होते हुए एक्चुअली उसने सारा वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना कोड है उठा के उसने रखना है फॉर एग्जांपल रैम के एड्रेस नंबर 0 पे, और वहां से आगे ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा तो बाकी प्रोसेसेस रन होंगे। उस लोडिंग के दौरान आप कहते हैं नहीं ऐसा करते हैं, तो प्रिंटर को प्रिंटिंग का मैसेज भेजते, लास्ट टाइम नहीं भेजा था, सिस्टम दोबारा रीबूट हुआ तो पहले प्रिंटिंग का मैसेज भेजते तो भेजा जा सकता है। जब तक बूटिंग पूरी नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा कोड लोड नहीं होगा, तो वो अपने हार्डवेयर को कैसे यूज करेगा। तो पॉसिबली भी उसमें अगर कोई प्रिंट क्यू का मैसेज, जैसे होता है ना इंस्टॉलेशन करते हैं सिस्टम रिस्टार्ट होता है, तो रिस्टार्ट होने के बाद पहले वो अपनी बूट प्रोसेस कंप्लीट करता है, फिर वो देखते हैं कि क्या क्या चीज पेंडिंग थी जो बूट होने के बाद दोबारा रन करते हैं, तो इंस्टॉलेशन दोबारा से कंटिन्यू होती है। इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस अगर शुरू में आके आ जाए तो बूट से पहले होना शुरू हो तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ जगहों पे हम इंटरवीन नहीं कर सकते, हमें बारी में ही सीक्वेंस में एलिमेंट्स को चलाना है, ठीक है जी। बहुत कॉमन एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं कुछ आइडिया दे भी रहा था। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअली क्या हो रहा होता है, अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिखा है लेकिन चलिए 2-4 मिनट लगाते हैं इसके ऊपर, कि आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, इसको P1 कह लिया, इसको P2 कह लिया, सो सारे वर्ड ओपन किया, कहीं पे प्रेजेंटेशन ओपन की, कहीं पे एक यूआरएल ओपन किया हुआ है ब्राउजर के अंदर मल्टीपल टैब्स भी ओपन है, इसी टैब के अंदर पेज पूरा का पूरा लोड हो गया, कहीं पे हो रहा है, किसी ने कोई ऑडियो प्ले करनी थी तो वो भी वेट कर रही है, ये सारे काम हो रहे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा था, बिल्कुल नाइस सा तरीका ही होता है जो हमने पहले बताया था, कि हमारे पास प्रोसेसेस आए, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उनको एक क्यू में मेंटेन कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है, P3 सबसे पहले आया था, नाम उसका P3, ठीक है, ये कोई काउंटर नहीं है। P2 उसके बाद आया, P1 सबसे आखिर में आया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, फॉर एग्जांपल कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और कोई हार्डवेयर को मेंटेन कर, तो उसने सबसे पहले इस क्यू में से जो एलिमेंट था वो उठाया P3 को एग्जीक्यूट किया, हेड पे कौन आ गया, सबसे आगे P2 आ गया। जब ये एग्जीक्यूशन P3 की कंप्लीट होगी, यहाँ पे P3 था, P3 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, इसको यहाँ से उठाया, दोबारा इसी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है जी। P3 यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट प्रोसेस उठाया, कौन सा चला गया,
अभी सामने कौन आ गया P3 के निकलने के बाद? P2 सर्व होने चला गया, P2 यहाँ से निकल गया, P2 सर्व हो गया। फिर इसका टाइम कंप्लीट हुआ जितनी देर के लिए इसको सर्व करना था, तो P2 को यहाँ से निकाला और इसके पीछे यहाँ पे ऐड कर दी, ये P2 यहाँ पे आ गया। अब किसकी बारी आ गई? P1 की। P1 सर्व होगा और दोबारा निकल के यहाँ पे लिस्ट के एंड पे आ जाएगा। तो देखिए, तो ये जो पहली स्टेटमेंट ने बनाई थी, P1 सबसे पहले आने वाला प्रोसेस था, लेकिन वो रन होकर वापस आ चुका है। P2 भी रन होकर वापस आ चुकी है, P3 सामने आ गई, तो P3 की बारी है। तो मैंने जो स्टेट पहले बनाई थी वो ये थी कि P3 की बारी आई है, P2 और P1 उसके बाद पीछे वेट करें, सबसे पहले P1 ही आया, तो ये स्टेट किसी भी सर्कल में मेंटेन हो सकती है। तो ये क्यू बनी हुई थी, क्यू को हमने साथ, अच्छा ये हमने सर्कुलर क्यू नहीं बनाई हुई, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ। ये जो सर्कुलर सा बन रहा है, ये हम सिर्फ क्या करें, क्यू में से एलिमेंट निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद दोबारा क्यू में डाल दें, दैट्स इट। तो बन क्या रहा है? सर्कुलर ऑपरेशन, ठीक है। हालांकि सर्कुलर हम बनाना नहीं चाह रहे, हम बेसिकली सिर्फ क्यू को मेंटेन कर रहे हैं, हमने कोड में कहीं सर्कुलर नहीं बनाया हुआ। तो ये एल्गोरिथम ऐसे ही। अच्छा, अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत से काम करता है। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि ये तो प्रोसेसेस थे जो यूजर ने रन किया था, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा जी कि अच्छा कुछ प्रोसेसेस ऐसे जिनको मैं खुद रन करूंगा, सिस्टम प्रोसेसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने जब भी कोई रूटीन या कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो बाकी यूजर प्रोसेसेस से पहले सर्व होती है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ऐसी होनी चाहिए ना। आप आल कंट्रोल डिलीट प्रेस करें और वहां पे मूवी चल रही हो, वो मूवी के बाद ऐसा हो सकता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करता है, उसने प्रायोरिटी रखी होती है कि किस प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है। तो ये जो क्यू मैंने बनाई थी, ये प्रायोरिटी में भी 5 की यूजर प्रोसेसेस, ये प्रायोरिटी अब लिखो, ठीक है, उसको PR लिखो। प्रायोरिटी 5 के प्रोसेसेस थे सारे, बस राउंड रॉबिन इसको कहते हैं, राउंड रॉबिन वे में चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने कहा जी कि एक और प्रायोरिटी लेवल 4 है, जिसपे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐसे टास्क हैं जिनको जल्दी प्रोसेस होना चाहिए। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ टास्क बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी के, कि अगर ये हो जाए तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले इसको प्रोसेस करना चाहिए। अगर आपका कोई हार्डवेयर बैल फंक्शन कर दे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सब कुछ बंद कर देता है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखा दे जनाब, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही क्रैश करके कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम रीस्टार्ट हो, मुझे सारी स्टेट सेव करनी है वरना लूज हो जाएगा और आपका सिस्टम रिकवर नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी 0 का प्रोसेस है, जब वो आ गया तो बाकी सब बंद हो जाएंगे। तो ये जो प्रायोरिटी के प्रोसेसेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अब ये मल्टीपल क्यूज बनाई, एक क्यू नहीं। प्रायोरिटी 0 वाले प्रोसेसेस की Q0 क्या देते हैं, इसका Q1 चलते चलते ये Q4 है और ये कोई Q5 है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मल्टीपल क्यूज बनी हुई है, हर क्यू की एक प्रायोरिटी लेवल। इट मींस कि अगर प्रायोरिटी 0 की क्यू में एक भी एलिमेंट है तो बाकी सारे वेट करें, इसमें एक भी एलिमेंट आ गया तो सबसे पहले इसने एग्जीक्यूट, ये खाली होगी तो 4 की, फिर 1 की बारी आएगी, 1 खाली होगी तो 2 की बारी आएगी, 2 खाली होगी तो 3 की बारी, 3 खाली होगी तो 4 की बारी, और वो भी खाली होगी तो फिर यूजर प्रोसेस चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली यहाँ पे ये भी चला रहा होता है कि इन क्यूज में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो क्या इनके बीच में आपस में, अगर मैं इस क्यू को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं तो इन 5 या 6 ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या ये डाटा स्ट्रक्चर क्यू होगा खुद से, क्यू ऑफ क्यूज। सर एरे है ना, मतलब क्यू की एरे है ये, इसको क्यू क्यों नहीं बनाया खुद? सर उसको हमने क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट आउट वाला काम रखा नहीं, हमें तो प्रायोरिटी टाइप हमने प्रायोरिटी रखा है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होगा। अगर क्यू 0 में कुछ आ गया तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली बात नहीं होगी, क्यू 0 हमेशा सबसे पहले सर्व होता है, फिर Q1, और आपस में अगर इनमें Q0 में 2-3 एलिमेंट्स आ जाए तो फिर फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है। यूजुअली ये चीज हम पहले एक असाइनमेंट देते होते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि बहुत ही पुरानी बात होगी, इसको छोड़ देते हैं। ये एक असाइनमेंट होती थी पूरी की पूरी, आपने वाकई सिमुलेट करना होता था कि आपका सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एप्लीकेशंस को इस तरीके से चला रहा है। तो हम आपको एक फाइल में दे देते थे कि ये प्रोसेसेस आएंगे और ये इनकी प्रायोरिटी है, आपने उसके लिहाज से मल्टीपल क्यूज मेंटेन करनी है और आपने क्यूज में से एलिमेंट्स को सीक्वेंस में निकालना है जो उनकी प्रायोरिटी। तो आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्केड्यूलर था, इसको स्केड्यूलर कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, आप उसको सिमुलेट करके दिखा देते थे, वो एक अच्छी एप्लीकेशन थी। लेकिन अभी आपके लिए और एप्लीकेशंस असाइनमेंट्स जो है वो प्लान है।
अच्छा, फिर उसके बाद आगे नेटवर्क की एग्जांपल है। नेटवर्क की एग्जांपल भी बहुत कॉमन है। नेटवर्क पे जब आप पैकेट सेंड कर रहे होते हैं तो बहुत सारे पैकेट जो हैं, एक्चुअली नेटवर्क कैसे बना होता है कि यहाँ पे कोई होस्ट है एक एंड पे, दूसरे एंड पे कोई डेस्टिनेशन है। अब ये दो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क पे कोई डाटा सेंड करना है, तो बीच में तो पूरा इंटरनेट है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से तकरीबन कनेक्टेड है, ऐसा ही होता है। अब आपने जब यहाँ से पैकेट भेजा तो ये भी बहुत सारे नेटवर्क एलिमेंट से कनेक्टेड है। कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, राउटर्स भी हो सकते हैं, स्विचेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप, हेटेरोजेनियस नेटवर्क। तो ये जो होस्ट है ये सबसे कनेक्टेड है, इसने पैकेट डेस्टिनेशन को भेजना है। तो डेस्टिनेशन तक जाने के तो मल्टीपल पाथ्स हैं, एक रास्ता तो नहीं है ना। वो चाहे तो टॉप वाले नोड के थ्रू भेज दे, चाहे तो बॉटम वाले नोड के थ्रू, चाहे तो बीच वाले नोड के थ्रू भेज दे। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि इसने कोई, फॉर एग्जाम्पल पहला जो पैकेट था, अब होता ही है कि बहुत बड़ा सा जो मैसेज होता है ना, ये बहुत बड़ा सा एक मैसेज है, इस मैसेज को डिफरेंट छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि पूरा मैसेज शायद एक वक्त में नहीं भेजा जा सकता। जब डिफरेंट चंक्स में डिवाइड किया जाता है तो उसे कहते हैं एक पैकेट। पैकेट इज द साइज जिसको यूनिट कहते हैं कि नेटवर्क पे इतना इतना डाटा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये पैकेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पैकेट 1 जो है वो होस्ट ने भेज दिया टॉप वाले नोड के थ्रू। फिर होता ही है कि नेटवर्क ये भी डिटेक्ट कर रहा होता है कि किसी एक रूट पे या किसी एक नेटवर्क एलिमेंट के पास अगर बहुत ज्यादा पैकेट्स आ चुके हैं और उसकी आगे नेटवर्क पे ट्रांसमिट करने की स्पीड स्लो है, तो वो सिग्नल वापस भेजता है जो उसको डाटा भेज रहा है, तो सही कि भजन रुक जाए, मैं और डाटा नहीं भेज सकता, अगर आप भेजेंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी फिर कल नहीं पहुंचेगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये मैसेज वो देता है, वो कहते हैं कि भजन बस इससे ज्यादा पैकेट अगर आप भेजेंगे तो फिर बॉटल लाइन कंजेशन, इसे कहते हैं कंजेशन। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस वाले भी तो ये कर रहे होते हैं ना, लेकिन उन्हें फिजिकली जाके करना होता है, तो एक्चुअली सिचुएशन बहुत वर्स हो चुकी है। नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ये बहुत इंस्टेंटली हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे एक लिमिट से ज्यादा पैकेट्स हुए, उसी वक्त इसने पीछे मैसेज भेज दिया कि भाई बस अब आपने बड़ा 5 मिनट है कि मैसेज भेजने का। ठीक है, वो टाइमर भी होता है सेट कि आपने इतनी देर के बाद दोबारा पैकेट भेजना है। अगर तभी भी उस वक्त भी बॉटल नेक हो तो वो कहते नहीं आप 10 मिनट बाद भेजिए, 10 मिनट बाद भेजा, फिर भी बॉटल नेक है 15 मिनट बाद भेजिए। ये तो वो स्लो करता रहता है नेटवर्क की इनपुट, तो ये हो रहा होता है नेटवर्क। तो जब इसने मैसेज भेजा होस्ट को कि भजन कंजेशन हो चुकी है, ज्यादा पैकेट्स आ चुके हैं, अब मेरे पास आपने नेक्स्ट मैसेज नहीं भेजा, तो कहते हैं मैंने तो डाटा भेजना है, आप नहीं तो कोई और सही, आप नहीं तो दूसरे के साथ। ठीक है जी, तो दूसरा जो नेटवर्क एलिमेंट है उसको आपने पैकेट दे दिया, अब उसके थ्रू पैकेट जा रहा है। सिचुएशन क्या थी, क्यों दूसरे पैकेट भेजा था, पहले बॉटल नेक था, तो जो मैसेज पैकेट 1 भेजा था वो कहाँ पे है, जो पहला वाला नोड था, जो टॉप पे नोड बना हुआ है, उसने लंबी सी क्यू बना ली, इस क्यू में कहाँ पे लगा हुआ है, एंड पे लगा हुआ है। और ये वाला पैकेट कहाँ पे है, दूसरे नोड में, हो सकता है उस नोड के पास जो बीच वाला नोड है जिसको पैकेट 2 भेजा गया है वो बिल्कुल बेला फारिग बैठा हुआ था, हो सकता है ऐसा। तो क्या होगा, पैकेट 2 फौरन आगे चला जाएगा, तो डेस्टिनेशन के पास पहले कौन पहुंचेगा, पैकेट 2 पहले पहुंचेगा, पैकेट 1 बाद में पहुंचेगा। तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो। कुछ एप्लीकेशन इस चीज को मेंटेन करती हैं कि अगर पैकेट 2 आ चुका है तो पैकेट 1 आया तो डिस्कार्ड कर देंगे। कुछ कहती नहीं जी, आपने जो कम्युनिकेशन की थी वो कोई ईमेल थी, ईमेल के अंदर अगर टेक्स्ट आपने उसका एक टेक्स्ट इसी तरफ से आया, दूसरा टेक्स्ट इसी और तरफ से आया है, इन सबको मैं कंबाइन करूंगा सीक्वेंस नंबर के बेस पे, वो सारा डाटा जब दोबारा वो मैसेज बन जाएगा एक सीक्वेंस की बेस पे, क्योंकि सीक्वेंस नंबर भेजा सारा, तो फिर मैं इसको आगे डेस्टिनेशन में पड़ी हुई उस एप्लीकेशन को दूंगा जिसने यूजर को दिखा। अब मैंने बहुत से छोटे छोटे टुकड़े टच कर दिए उस नेट कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स के, जिसकी वजह से डाटा स्ट्रक्चर्स आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स कोर्स का प्री है। ठीक है जी, तो कंप्यूटर नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्री है। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशन बहुत कॉमन है जो इन्हीं डाटा स्ट्रक्चर से बनती है। तो नेटवर्क के ऊपर भी हर जगह पे हर एलिमेंट के ऊपर एक क्यू बन रही होती है, और वो क्यू पैकेट जैसे जैसे आ रहे होते हैं उनको अपने पास लगाती जाती है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और जैसे जैसे उसको मौका मिलता है उनको आगे फॉरवर्ड करती है। तो मसला फिर ये होता है कि डेस्टिनेशन के पास पैकेट्स आने का सीक्वेंस कोई फिक्स नहीं रहा, तो यहाँ पे भी कोई इस तरह की चीज होगी जो कि होल्ड करेगी एलिमेंट्स को उस वक्त तक जब तक कि मैसेज कंप्लीट नहीं हो जाता। जब मैसेज कंप्लीट होगा तो उसको रीअरेंज करेगी और फिर यूजर को या एप्लीकेशन जो यूजर एप्लीकेशन उसको। ठीक है ना, दिस इज एक्चुअली अ सिनेरियो जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी यूज होता है, जहां पे क्यूज आपका डाटा स्ट्रक्चर।
अच्छा जी ठीक है जी। तो दीज आर सम एप्लीकेशन जो कि आपको कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए कि क्यूज कहाँ कहाँ यूज होती है। ठीक है जी। इनफैक्ट और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन ये तो मैंने बहुत ही कॉमन बताई जिनके ऊपर पूरा पूरा कोर्स आप पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स और कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स। तो लेट्स मूव ऑन टू दी इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले एडीटी का जिक्र करते हैं। तो क्यू की एडीटी क्या है, बाकी सारे ऑपरेशन तो कॉमन है, लेकिन जो नए ऑपरेशन है वो है इंसर्ट का नाम हो गया एनक्यू, क्योंकि ये खाली इंसर्ट नहीं है। जो पुराने डाटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट था उसके साथ आप पोजीशन या उसका इंडेक्स भी बताते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ डाटा बता दें, बाकी क्यू को खुद पता है कहाँ पे इंसर्ट होता है। और डीक्यू का ऑपरेशन है जो कि रिमूव करने का ऑपरेशन। ठीक है, तो नाम चेंज हो गया, इंसर्ट का नाम हो गया एनक्यू और डिलीट का नाम हो गया जेक्यू। ठीक है, बाकी तो कॉमन ऑपरेशन है, ये तो आपने दूसरे डाटा स्ट्रक्चर्स में भी देखे थे कि पहला एलिमेंट कौन सा है, मेक नल एम्प्टी कर देना है। ठीक है, ये इज एम्प्टी है, ठीक है, कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। तो ये इसका एडीटी है। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो सकती है, सॉरी मेमोरी किस तरह से मैनेज हो सकती है, ये तो हमने ऑपरेशंस की बात कर दी ना। तो एडीटी में दो चीजें होती है ना, मेमोरी, मेमोरी मैप क्या होगा और उसके ऑपरेशन क्या। ऑपरेशन तो डिस्कस कर ली, इनको भी हम कोड भी देखेंगे कैसे होगा, इसको एरे में भी देखेंगे, इसको लिंक लिस्ट में भी देखेंगे, लेकिन मेमोरी कैसे मैनेज करें, मैंने वैसे आंसर दे दिया। एरे भी बना सकते हैं और लिंक लिस्ट भी बना सकते हैं, तो हमारे पास इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, ये चाहें तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट में है कि आपने कुछ गिनती के एलिमेंट स्टोर करने हैं, फिक्स साइज है तो एरे में मेंटेन कर लें, और अगर फिक्स साइज नहीं है और अननोन साइज इंक्रीज भी हो सकता है, जैसे कि नेटवर्क के अंदर था, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर था, कितने प्रोसेसेस आएंगे आपको नहीं पता, कितने पैकेट्स आएंगे आपको नहीं पता, तो वहां पे कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो ग्रो एंड श्रिंक कर सके बेस्ड ऑन दी इंसर्ट होगा हमेशा आखिर पे, रिमूव होगा हमेशा ऑर्डर वन ऑपरेशन नहीं है। कितने ऑर्डर ऑपरेशन क्यों लगेगा, लिंक लिस्ट ये इंसर्ट कहाँ पे है, रियर पे, टेल पे, रिमूव कहाँ से है, हेड से। हेड का पॉइंटर है आपके पास और प्रीवियस का पॉइंटर हो सकता है आपके पास। ऑर्डर वन हो गया, इंसर्ट भी ऑर्डर वन हो गया, जी भी ऑर्डर वन हो गया, तो लिंक लिस्ट ज्यादा बेहतर नहीं होगी। तो लेकिन हमने एक्सटेंड तो करना नहीं, नेटवर्क में तो साइज बड़ा हो सकता है ना, हो सकता है 10 पैकेट्स पड़े, हो सकता है 1000 पैकेट पड़े हो, तो उसका साइज कितना होगा ये डिटरमिन नहीं है पहले से, फिक्स कैपेसिटी नहीं है। सही हो गया। राउटर ने भी बहुत से एल्गोरिथम्स चलाने होते हैं राउटिंग करने के लिए, इसका असर काम राउटिंग है। साथ डाटा जो पड़ा है वो तो है ही है, लेकिन उस डाटा की राउटिंग करना उसका असर पर्पज है। तो उसके बाद बहुत सारे टेबल्स पड़े होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि अगर इसके पास पैकेट आया, डेस्टिनेशन ये वाली है, तो यहाँ पे भेजना है, यहाँ पे भेजना है, यहाँ पे भेजना है, जितने कनेक्टिंग नोड्स हैं किस पे भेजूं। ठीक है, तो उसी को भेजा जाता है जो सबसे क्लोजेस्ट होता है या सबसे फ्री होता है, जो जल्दी भेज सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन इसने अपने पास रखी होती है कि नेटवर्क में भी क्या चल रहा है। जब इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो बहुत सी मेमोरी इसने उस काम के लिए भी रखनी है, प्लस एक क्यू भी रखनी है। अनलिमिटेड मेमोरीज नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी यूज कर सकते हैं, जितनी अवेलेबल है उतनी यूज कर सकते हैं। तो आप एक बड़े से साइज के एरे भी नहीं बना सकते। ठीक है, कहने का ये समझाने का मकसद है कि बहुत बड़े साइज के एरे नहीं बना सकते, क्योंकि इसने और भी बहुत से काम करने हैं। उसके लिए इसको ज्यादा स्पेस इनफेक्ट चाहिए होती है, क्यों के लिए कम स्पेस चाहिए होती है, बाकी कामों के लिए बहुत सारे टेबल्स होते हैं। बहुत पूरी दुनिया का अगर ट्रैक रखना है बहुत बड़ा टेबल होता है ना। चलिए, तो लिंक लिस्ट हो या एरे हो, कोई टाइम कम्प्लेक्सिटी का फर्क नहीं पड़ा है सच, क्योंकि लिंक लिस्ट का भी जो यूजेज है वो एक एंड पे ऐड और दूसरे एंड पे रिमूव है। तो पहले एरे बेस देख लेते हैं। आइडिया ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास फ्रंट एंड रियर दोनों का ट्रैक होना चाहिए। तो एरे में अगर रख रहे हैं तो दो इंडेक्स रख सकते हैं। पहला एलिमेंट हमेशा इंडेक्स 0 पे ऐड होगा, नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 1 पे ऐड होगा, नेक्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 2 पे ऐड होगा। तो 3 एनक्यू किया, 6 एनक्यू किया, 9 एनक्यू किया, तो दैट्स द रियर एंड दैट्स द फ्रंट एंड। यहाँ पे पहला एलिमेंट पड़ा है। अब अगर आप रिमूव करेंगे तो पहले 3 रिमूव होगा, 6 और 9 रह जाएंगे। फिर रिमूव करेंगे तो 6 रिमूव होगा, खाली 9 रह जाएगा। फिर रिमूव करेंगे तो अब कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसकी निशानी क्या है। तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्टर भी दिखा दिया कि अगर इस तरह की इंप्लीमेंटेशन एरे में की हो तो फ्रंट और रियर दोनों -1 होंगे। ऐसे ही ठीक हो गया जी।
इसमें एक बहुत बड़ा ओवरहेड है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये बिल्कुल नाइफ और पूरी सी इम्प्लीमेंटेशन है। क्या इसमें बुरा है ढूंढिए, क्या ये वही कर रहा है जो हमने अभी इतनी देर से डिस्कस किया था, बड़ा एफिशिएंट है तो बड़ा शिफ्टिंग कर रहा है। जब एलिमेंट रिमूव होता है तो देखिए क्या हो रहा है, 3 रिमूव हुआ था तो क्या हुआ था, 6 और 9 दोनों लेफ्ट पे शिफ्ट हुए थे। तो अगर ये n 100 होता तो एक एलिमेंट निकालने पे 99 एलिमेंट्स एक स्टेप लेफ्ट पे शिफ्ट होते, दूसरा निकालने पे 98 एलिमेंट्स लेफ्ट पे शिफ्ट होते। तो ये जो DQ का ऑपरेशन है बहुत कॉस्टली है। NQ तो ठीक है, आपने इंडेक्स प्लस प्लस किया, वहां पे डाटा स्टोर कर दिया, लेकिन DQ ऑपरेशन बहुत कॉस्टली है। ठीक है जी, तो क्या किया जाए जी, ये भी ठीक है ना। हमने क्यू बनाई है, हमने क्यू बनाई है, तो कहां से डिलीट करना है हमेशा, सर्विस किसको मिलेगी सबसे पहले, जो फर्स्ट आए, फर्स्ट इन फर्स्ट। ठीक है जी, इंडेक्स से स्टोर कर लें फ्रंट टू रियर में और डिलीट में एक्सचेंज कर लें, ड्यूरेशन जो है ऐसा हो सकता है। बैंक में ये काम नहीं होता। बैंक की मैं एग्जांपल देना चाह रहा था, ठीक है, कि बैंक में क्या होता है कि एक काउंटर चल रहा है, सबको बारी मिली हुई है, टोकन मिला हुआ है, तो जब एक ही सर्विस हो जाती है तो नेक्स्ट की बारी आ जाती है, यानी कि काउंटर एक आगे मूव होता है, ना कि बंदा पोजीशन चेंज हो रही होती है। ठीक है, आप काउंटर कहते हैं कि चैप्टर नंबर काउंटर जो है उसकी बारी आ गई, 11 की बारी है, 12 की बारी है, तो आप ये जो फ्रंट वाला ये मूव करते जाते हैं, एरे तो कुछ नहीं कहेगी ना आपको। ठीक है, तो लेट्स सी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। मतलब ये जो अभी दिखाया है दिस इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन इसको हम देखेंगे। तो एरे में इम्प्लीमेंटेशन है तो दो तरह से हो सकती है, ऑफ कोर्स स्टैटिक एरे भी हो सकती है, डायनामिक एरे भी हो सकती है। स्टैटिक एरे तो फिक्स साइज के, डायनामिक एरे तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा और असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, है ना। इम्प्लीमेंटेशन में ये चीजें ऐड होंगी ना। 2 मिनट रुकिए, अभी 2 मिनट रहते हैं। अच्छा, तो एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअली वो पिछली इम्प्लीमेंटेशन में रुकना नहीं चाह रहा, वो पूरी इम्प्लीमेंटेशन है, मैं उसका एक अल्टरनेट दिखा के आगे चलना चाह रहा। तो स्टैटिक और डायनेमिक एरे का आपको पता है कि क्या फर्क हो सकता है। ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं है। कंस्ट्रक्टर में न्यू करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टर में डिलीट करना पड़ेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर असाइनमेंट ऑपरेटर भी कोड में लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब ये दूसरी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है जी, तो हम करें क्या है कि हमारे पास 2 इंडेक्स है, फ्रंट का और रियर का, हम दोनों को मूव कर सकते हैं। अगर दोनों को मूव कर सकते हैं तो अब हम एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन बना सकते हैं जो कि हमारे पास एफिशिएंट होगी। तो हम करेंगे कैसे कि जब भी एनक्यू करेंगे तो रियर को +1 कर देंगे। अगर मैंने नया एलिमेंट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल नीचे ये एफटीसी, ये कहां पे होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जब पहला एलिमेंट ऐड होगा तो रियर को +1 करेंगे, किस इंडेक्स पे आ जाएंगे, 0 इंडेक्स पे आ जाएंगे, तो वहां पे डाटा ऐड कर देंगे। फिर एनक्यू का ऑपरेशन आएगा तो कहां पे ऐड करेंगे, रियर को +1 करेंगे, कहां जाएंगे 1 पे, वहां स्टोर हो जाएगा। फिर एनक्यू करेंगे तो 2 पे, फिर एनक्यू करेंगे तो 3, तो रियर खुद ही ट्रैक रखे कि नेक्स्ट एलिमेंट कहां पे रखना है। तो जब भी ऐड करना है पहले रियर को +1 करें, वैलिड फ्री इंडेक्स बन जाएगा, वहां पे स्टोर। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर एरे है तो साइज का चेक लगाना पड़ेगा, कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। सही हो गया जी। एरे का साइज 10 एलिमेंट्स है ना, तो 11 तो नहीं स्टोर कर सकते ना, तो प्लस प्लस करते जाएंगे, लेकिन प्लस करने से पहले चेक करेंगे कि अगला इंडेक्स अवेलेबल भी है या एरे की बाउंड से बाहर जा रहा है, वो तो है ही। और अगर रिमूव करना है तो क्या करेंगे, पहले ये वाली स्टेज बन चुकी है, सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, 10 एलिमेंट्स पड़े हैं फॉर एग्जांपल, ये वैसे 7 एलिमेंट्स हैं। तो आप सिंपल फ्रंट से डाटा रीड, अभी फ्रंट कहां पे था अगर हमने इनिशियलाइज किया हुआ था, रीड कुछ नहीं किया, फ्रंट भी -1 पे था, रियर और फ्रंट दोनों -1 पे थे। तो अगर डाटा रीड करना तो पहले क्या करेंगे, पहले चेक करने के लिए लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, क्यों एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो रीड नहीं किया जा सकता। और अगर एम्प्टी नहीं है, डाटा पड़ा हुआ है, तो पहले फ्रंट को इंक्रीमेंट करें तो वो उस इंडेक्स पे आ जाएगा जहां पे पहला वैलिड एलिमेंट पड़ा। तो -1 पे था, इंक्रीमेंट किया, कहां पे आ गया, 0 का डाटा रीड कर दिया। अब फ्रंट 0 पे वेट करें, दोबारा डीक्यू किया तो फ्रंट को इंक्रीमेंट करें, किस इंडेक्स पे चला जाएगा 1 पे, वहां क्या पड़ा हुआ है बी पड़ा, तो बी रीड करके रिटर्न करते हैं। तो फ्रंट वहां पे होगा जहां पे लास्ट एलिमेंट रीड किया, और रियर वहां पे होगा जहां पे लास्ट एलिमेंट ऐड किया। जब भी एनक्यू या डीक्यू का ऑपरेशन होगा, दोनों में से एक ऐड होगा। ठीक है जी, तो ये इंप्लीमेंटेशन है। तो दिस इज द वे, इनिशियली दोनों -1,
पहला एलिमेंट ऐड किया तो फ्रंट और रियर दोनों को बेशक जीरो कर दें, ये एक इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है लेकिन कोड में ये वाली नहीं है, जो मैंने भी एक्सप्लेन की थी कोड में वो वाली है जो भी मैं आगे दिखाऊंगा। फ्रंट और रियर दोनों को जीरो कर दें तो फिर क्या होगा, फ्रंट भी उस इंडेक्स पे आ गया जहाँ पे पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब बाकी ऑपरेशंस के लिए रियर ऐड होता जाएगा, फ्रंट जीरो पे बैठा है, तो डीक्यू के ऑपरेशन में जो चेंज आएगी वो सिर्फ ये चेंज आएगी कि आप पहले डाटा रीड करेंगे बाद में फ्रंट को इंप्लीमेंट करेंगे, दोनों वे में चल सकती है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई है लेकिन कोड में दूसरी तरह से। अच्छा, दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे तो फ्रंट तो रुका रहेगा लेकिन रियर जो है वो आगे चला जाएगा 1 पे। मजीद डाटा ऐड करेंगे तो रियर अब 6 पे पहुंच चुके हैं, फ्रंट अभी भी 0 पे, पहले वैलिड एलिमेंट जिसको रीड करना है उस पर वेट करना। सही हो गया जी। इसके बाद आपने रीडिंग करनी शुरू की, ठीक है जी। तो आपने कोई 4 एलिमेंट्स रीड किए तो 5, 4, 6 एंड 7 रीड हो गए, आपका फ्रंट की वैल्यू 4 पे चली गई, इंडेक्स 0 से चलती हुई इंडेक्स 4 पे आ गया, 4 पे 8 पड़ा है, दैट इज द नेक्स्ट वैलिड एलिमेंट। ये समझ आ गई सबको यहाँ तक कि बिल्कुल क्लियर है। फिर आपने कोई 2 एलिमेंट्स और ऐड किए, फ्रंट कहाँ पे है 5 पे और रियर कहाँ पे है, एक रिमूव किया कुछ ऐड किया, तो फ्रंट 4 से 5 पे चला गया और रियर जो है वो 8 पे चला गया। 8 इज द लास्ट इंडेक्स। क्या क्यू में नेक्स्ट एलिमेंट ऐड हो सकता है? और क्या एरे में जगह खाली है? तो क्या हुआ, कैसे आएगा? ठीक है, तुम्हारे पास सर्कुलर का कॉन्सेप्ट है वहां, ये जो हम इसको सर्कुलर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कैसे करेंगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी।